92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आजम कादरी की लिखी कहानी मंदिर का आखिरी दिया। भैया जी, पटवारी से कह के हमारी दादी का नाम और लिखवा दो ना लिस्ट में, न जाने कैसे छूट गया। रवि भैया, हमने तो कब से अपने जमीन घर के कागजात जमा करवा रखे थे, हमारा तो कोई नाम ही नहीं है। मुआवजा कब तक मिल जाएगा रवि बेटे? 1400 साल पुराने मध्य प्रदेश के हरिपुर को मिटाकर हाल ही में बसाए गए इस नए हरिपुर में तमाम लोगों ने रवि के पहुंचते ही उसको ऐसे घेर लिया जैसे शहर का कलेक्टर हो। कलेक्टर तो वो नहीं था, लेकिन एक समाजसेवी संस्था में वॉलंटियर के तौर पे हरिपुर के इस गांव में बीते 6 महीनों से काम कर रहा था। आप लोग अपनी समस्याएं लिख के रखो, मैं घंटे भर में आता हूं, कह के रवि ने अपने बैग को पीठ पे लटकाया और अपनी मोटरसाइकिल उस तरफ दौड़ा दी जहां पुराना गांव अभी भी जिंदा था। दरअसल महा डैम प्रोजेक्ट का 1000 फीट ऊंचा दैत्य जैसा मनु सागर बांध बन के तैयार हो गया था। बस इसी बरसात में इसको खोलने की तैयारी थी। हरिपुर तहसील लगभग पूरी ही डूब गई थी। कई सालों की लड़ाई, आंदोलनों और धरनों के बावजूद डैम रोज बढ़ता गया था और साथ ही साथ पुराने गांवों के डूबने का दायरा भी। बरसात से पहले सरकार ने हरिपुर और उसके आसपास का इलाका खाली करने का हुक्म दे दिया था। कई गांव कस्बे खाली हो गए थे, कुछ खाली होने के कगार पे थे। तकरीबन 20 मिनट के सफर के बाद रवि ने अपनी बाइक को सड़क के किनारे लगाया और पैदल ही गांव के अंदर चल दिया। गांव में अब गलियां ही गलियां बची थीं। जिस गली में नजर डालो दूर तक खाली नजर आती, सुनसान। हवाओं की सरसराहट में कभी कभार कोई कुत्ता भौंक देता तो एहसास होता कि यहां कोई रहता था। रहते तो थे, कितने लोग रहते थे। धोबी पाड़ा, कुम्हार पाड़ा, ठाकुर का कुआं, सब्जी मंडी, फल मंडी, गुड़ बाजार, कितने मोहल्ले और बाजार बसते थे यहां। यही जब कोई 6 महीने पहले रवि आया था, पूरे के पूरा गांव ही बसता था। लेकिन आज उसे लग रहा था कि जैसे मोहनजोदड़ो के खंडहरों के बीच आ गया हो। बीच बीच में रुक के रवि उन घरों की तस्वीरें खींचता रहता जिन दीवारों से दरवाजे और खिड़कियां निकाल लिए गए थे। देखने पे ये घर ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उनके दांत तोड़ दिया हो। आज कितना असहाय महसूस कर रहा था रवि। वो ज्यादा देर वहां ठहर नहीं पाया। बचपन में सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के बारे में कितना कुछ पढ़ा था उसने, लेकिन एक सभ्यता को खुद अपनी आंखों के सामने मिटते देखा, कितना दुखद एहसास था ये। उसने पहली बार इसे महसूस किया था। कुछ ही दिनों में ये बंजर हो चुके घर भी जल समाधि ले लेंगे। इनका कोई नामो निशान नहीं बचेगा। और ये गांव इतना बड़ा भी नहीं कि सिंधु घाटी की तरह इसको कोई इतिहास में दर्ज करेगा। ये गांव तो अब हमेशा हमेशा के लिए अपने अस्तित्व को खोने जा रहा था। सन्नाटे में खड़े होके काफी देर तक रवि इस मंजर को देखता रहा। फिर बामनवाड़े की तरफ चल दिया, जहां फिलहाल थोड़ी आबादी बची हुई थी। अभी इस सुनसान गली को पार करके रवि मुड़ा ही था कि उसको अम्मा जी दिखाई दी। टूटे हुए घरों की बिखरी हुई ईंटों को अम्मा जी ऐसे देख रही थी जैसे कोई बहुत कीमती चीज टूटी हुई पड़ी हो। .7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी मंदिर का आखिरी दिया। इस कहानी में अब तक आपने सुना रवि एक आधे खाली हो चुके गांव में खड़ा था
जिसको लोग आने वाले बांध के बनने के बाद डूबने के चलते छोड़ चुके थे। डैम के बनने से कितना कुछ उजड़ गया था ये रवि देख रहा था कि तभी उसको अम्मा जी दिखी। अब आगे। अम्मा जी से रवि की मुलाकात यही कोई 6-7 महीने पुरानी ही रही होगी, जब वो पहली बार जल समाधि ले रहे इस गांव में काम करने आया था। हाथों में कटोरा लिए अम्मा जी चली आ रही थी। चमकता रंग और उम्र के इस पड़ाव में भी उनकी कमर झुकी नहीं थी। अम्मा इस वक्त मंदिर गई थी? रवि ने आगे बढ़ के पूछा। कौन? रवि? नहीं, जरा भूरा को देखने गई थी। आज खाना खाने आया ही नहीं। अगर इंसान होता तो समझा भी देती, पर कुत्ते को कैसे समझाऊं कि कोई और ठिकाना बना ले। सारा दिन मंदिर के चबूतरे पे पड़ा रहता है। थोड़ा आगे जाते हुए अपनी टूटती हुई सांसें बटोर के अम्मा ने हवेली का फाटक खोला। अम्मा की हवेली सीता कुटीर मंदिर के सामने ही थी। रवि भी उनके पीछे हो लिया। रवि जब यहां आता तो अम्मा जी से मिले बिना नहीं जाता था। पूरे गांव की मदद करने वाली अम्मा जी का यहां कोई नहीं था, पर अम्मा सबकी अपनी थी। इस गांव के कच्चे घरों को पक्का होते हुए देखा था उन्होंने। अम्मा जी, तुमने अपने कागजात जमा करा दिए? रवि ने पूछा। अम्मा ने रवि की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस बैठक के किवाड़ खोल के बैठ गईं। एक एक करके कैसे ये गांव बसा था और एक झटके में खाली हो गया, जैसे सब किराए पे रहते हों। एक लंबी सांस खींच के अम्मा ने कहा और सूने आसमान पे उमड़ते बादलों में बनते बुझते जानवरों के चेहरे देखती रहीं। आपने तो कितना कुछ देखा होगा, नहीं अम्मा? रवि ने फिर पूछा। यही कोई 10-12 परिवार थे यहाँ। वो जो गली के शुरू में हरे रंग की पुरानी सी हवेली है ना, वो जिसकी छत की दीवारों पे सीमेंट की डिजाइन से उर्दू में कुछ लिखा है। रवि को जैसे वो घर याद आ गया था। हाँ, वहां इब्राहिम चाचा रहते थे। उस वक्त उनका ही घर था जो पक्का था, बाकी सब कच्चे। पहली बार जब लाइट गांव में आई तो चाचा ने बल्ब घर के अंदर ना लगा के बाहर गली में टांग दिया था, ताकि सबके घरों में उसकी रोशनी पहुंच सके। यहां तक कि किसी के घर में शादी ब्याह होता तो चाचा के घर से ही बिजली के तार खींच के रोशनी का इंतजाम किया जाता। अपनी हवेली की चौखट पे बैठे बैठे अम्मा जी पुराने वक्त के झोले से निकाल के इस गांव की यादें बांटती रहीं। सीढ़ी के खंबे पे टेक लगा के बैठा रवि पुराने जमाने को अम्मा जी की आवाज में घटते हुए महसूस कर रहा था। अम्मा जी अभी अपनी आपबीती बता ही रही थी कि फिर से सरकारी गाड़ी अनाउंस करती निकल गई। जिन लोगों ने अपने नाम नहीं लिखवाए हों वो अपने नाम जल्द से जल्द लिखवा लें। पटवारी जी शाम तक स्कूल में बैठे हैं। हाँ, बड़े पटवारी जी बैठे हैं। अपना अंगूठा लगाते जाओ और अपना घर बार छोड़ के चले जाओ। कहते हुए अम्मा गुस्से में उठी और अपनी सफेद साड़ी का पल्लू ठीक करके उस धूल उड़ाती जीप को गलियों में जाते देखती रहीं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी मंदिर का आखिरी दिया। इस कहानी में अब तक आपने सुना अम्मा जी रवि को अपने गांव की कुछ पुरानी बातें बता रही थी कि तभी सरकारी गाड़ी लोगों से कुछ अपील करती हुई निकली और अम्मा के चेहरे पे गुस्सा उतर आया। अम्मा जी का गांव एक नए बांध के बनने के कारण डूबने वाला था और लोगों को यहां से विस्थापित किया जा रहा था। अब आगे। अम्मा, खाना लगा दें? अंदर से आई लता ने कहा, जो अम्मा की कई सालों से देखभाल करती रही थी। या यूं कहो कि बचपन में अम्मा ने उसको अपनी लड़की जैसे पाला था। अम्मा की कोई औलाद नहीं थी, पति को गुजरे हुए भी जमाना हो चुका था। लता और बस्ती वाले ही अम्मा का परिवार थे। मुझे भूख नहीं है, पर तू लड़के के लिए लगा दे। इतनी शाम को अब कहां होटल में खाता फिरेगा? बेटा खाना खा ले। अम्मा ने रवि से कहा तो रवि मना नहीं कर पाया। अम्मा सारा दिन पड़ोसियों के घर में ही रहा करती। किसी किसी के घर पापड़ या बड़ियां बनवा रही होती या फिर किसी बीमार के लिए देसी नुस्खे वाली दवा बना रही होती। घर तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन उन रिश्तों का क्या होगा जो सदियों से चले आ रहे थे।
अम्मा, सारा कीमती सामान मैंने निकाल के आपके कमरे में ही रख दिया है, देख के बता देना कौन सा साथ ले जाना है। अम्मा, मैंने अलमारी में से 1000 रुपए लिए हैं, बिना पैसा लिए तो पटवारी सुनेगा नहीं। 2 बार जा चुकी हूं, लिस्ट में नाम ही नहीं लिखता। जाते जाते लता ने अम्मा जी से कहा तो अम्मा जी चिढ़ते हुए बोली, तू क्यों जाने पे तुली हुई है? अरे मैं कह रही हूं कि गांव नहीं डूबेगा, बेमतलब में डरे पड़े हो। ये कह के अम्मा अंदर चली गई थी। इधर एक एक करके गांव खाली होने लगा था, लेकिन अम्मा इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी कि उनका गांव डूब जाएगा। यह बात मानने को तो कोई भी तैयार नहीं था, पर हमारे मानने न मानने से क्या होता है। अम्मा, तुम समझती क्यों नहीं? एक एक करके सारे लोग चले गए, सब पागल तो नहीं है ना? कहते हुए लता खाना परोसने लगी। सब पागल तो नहीं थे, लेकिन अपना घर बार हमेशा के लिए छोड़ने में पागल तो हो ही गए थे। परसों की ही बात है, सब्जी मंडी वाले हरीश के बाबा ने अपना ही घर गुस्से में तोड़ डाला था और घंटों सड़क पे बैठे रोते रहे थे। खुद कितने बार लता अपना स्कूल देख के आ गई थी। महीनों पहले गांव को छोड़ के चले आए लोग भी कभी कभार अपने खाली पड़े घरों को पुचकारने आ जाते थे और फिर अपनी नम आंखें लिए चले जाते थे। अम्मा जी, कोई बड़ा सा बक्सा हो तो दे दो। 100 रुपए भाड़े पे गधा गाड़ी मिली है बड़ी मुश्किल से। बर्तन वगैरह रखने के लिए कोई बड़ा बक्सा चाहिए, खाली करके फिर दे जाऊंगा। कहते हुए अम्मा जी के पड़ोस का कुम्हार रतन अंदर आ गया था। सारा सामान बांध लिया अच्छे से? अम्मा ने पूछा। जी अम्मा, बस बर्तन रह गए, चारपाई बिस्तरे के अलावा है ही क्या? रतन ने जवाब दिया। ठीक है लता, कोठरे से एक बक्सा खाली करके दे दे। अम्मा, 4 ही बक्से तो बचे हैं, सारे तो बांट दिया आपने, अब आपको भी जाना होगा, फिर घर का इतना सामान हम किसमें रखेंगे? हम जब जाएंगे तब देख लेंगे, फिलहाल जिसको जरूरत है उसको दे दे। सारी जिंदगी इसमें गमले बना बना के हवेली को सजाए रखा है। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी मंदिर का आखिरी दिया। इस कहानी में अब तक आपने सुना, हरिपुर गांव डूबने वाला है क्योंकि पास ही एक बांध बन रहा है और यह गांव बांध के पानी में समा जाएगा। गांव के लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, लेकिन अम्मा जी ये मान रही हैं कि गांव नहीं डूबेगा। अब आगे। लता खाना परोस के फुकती कुड़ती चली गई। जुगनू कैसा है? अम्मा ने रतन के 6 साल के बेटे के बारे में पूछा। रो रहा है, कहता है अपनी गाय को साथ लेके जाऊंगा। अब वहां इतना छोटा तो घर है, गाय कहां रख पाएंगे? इधर अम्मा ने अपनी कमर में खुसे एक बटुए को निकाला और 100 का नोट देके रतन को कहा, बच्चों को कुछ खिला पिला देना। रतन के आंसू भर आए। जमीन और घर तो फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन अम्मा जी की हवेली से जो बुरे वक्त का रिश्ता था वो कहां से मिलेगा? अम्मा, जाना तो तुम्हें भी पड़ेगा, रवि ने कहा। वक्त आएगा तो चली जाऊंगी, तू खाना खा ले, अम्मा ने जवाब दिया और एक गीत गुनगुनाते हुए पूजा की थाली सजाने लगी। जरा हल्के गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले। जहां पूरे गांव में उदासी हवा बन के गली गली में घूम रही थी, अमीर गरीब सबके चेहरे डरे सहमे थे, वहीं अम्मा जी के चेहरे पे परेशानी की लकीर तक नहीं थी। जो थी सो उनकी झुर्रियां थीं जो उनको उम्र ने बख्शी थी। हम लोग खाना जल्दी खा लेते हैं, बिजली वैसे भी नहीं रहती, कह के अम्मा जी ने अपने कंप कपाते हाथों से अपनी बैठक में रखा बड़ा सा मिट्टी के तेल वाला लैंप जला लिया। अब तक लता हवेली का बचा हुआ काम समेट के अपने घर चली गई थी। अम्मा, इतने बड़े घर में अकेली रहती हो? रवि ने बैठक की ऊंची ऊंची दीवारों पे नजर दौड़ाते हुए पूछा। नहीं, ये सारी हवेली मेरे साथ रहती है। रिश्ता सिर्फ इंसानों से नहीं होता बेटा, हमारी जमीन और घर भी तो हमारे होते हैं। 2 दिन में ना रहूं तो लता कहती है कि घर सूना सूना लग रहा है। हमारे बिना ये घर भी कितना अकेला होता होगा ना, तभी तो सूना लगता है। रवि को नहीं पता था कि सिर्फ दस्तखत कर लेने वाली अम्मा जी के पास इतना दार्शनिक जवाब होगा। अम्मा जी, मैं चलता हूं, अब बादल भी घिरा है, मोटरसाइकिल की लाइट भी ठीक नहीं है।
शहर पहुंचना है। रवि ने खिड़की से झांकते हुए कहा। ठीक है, मुझे जरा मंदिर तक छोड़ा। लता, मेरी टॉर्च नहीं निकाली आज? अम्मा ने अपनी पूजा की थाली तैयार करते हुए कहा। फिर हवेली के किवाड़ ढक के वो चल दी। रास्ते में एक खाली झोपड़े में चिराग जलते देखा तो अम्मा ने आवाज लगाई, बुद्धूलाल, बुद्धूलाल आया है क्या? अंदर से बुद्धूलाल तो नहीं, लेकिन उसकी घर वाली जरूर आई थी। अम्मा, हम है, यहां से गुजरे तो दिया जलाने आए थे। खाली घर कितना बुरा लगता है ना अम्मा? उस औरत ने कहा तो अम्मा ने एक लंबी सांस भरी और आगे चल दी। लोग छोड़े हुए मकानों में भी जब तब दिया जलाने आ ही जाते थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी मंदिर का आखिरी दिया। इस कहानी में अब तक आपने सुना, हरिपुर गांव डूबने वाला है क्योंकि पास ही एक बांध का उद्घाटन होने वाला है और उसके पानी में ये गांव समा जाएगा। गांव के लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। गांव में रहने वाली अम्मा जी गांव छोड़ने को तैयार नहीं है और उनका मानना है कि गांव नहीं डूबेगा। अम्मा जी मंदिर में दिया जलाने जा रही हैं। अब आगे। अम्मा जी के थोड़ा आगे चलते ही बगल के चबूतरे पे बैठा कुत्ता उठ के अम्मा जी के पैरों से लिपटने लगा तो उन्होंने अपनी छड़ी से हटाते हुए उसको डांटा। बूढ़ा कहाँ चला गया था? 2 बार देख के गई तुझे, तेरा खाना भी ऐसे रखा है दोपहर से। अम्मा के कहने पे कुत्ता उनके पैरों से लिपटता हुआ साथ साथ चलने लगा। हाँ हाँ, पूजा के बाद दे दूंगी, अब दूर हट। कुत्ता अब अम्मा के आगे आगे चलने लगा था, जैसे उनकी सारी बात समझ गया हो। रवि अम्मा का हाथ थाम के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। कितनी ही सीढ़ियां चढ़ने के बाद पुराने चूने की दीवारों से बना बड़ा सा शिव मंदिर आ गया। कहते हैं कि इसको राजा हर्षवर्धन ने बनवाया था। चंदन की भीनी भीनी खुशबू आसपास की हवाओं में तैर रही थी। अम्मा ने मंदिर के सामने रुक के 2 पल सांस ली। पुजारी जी को मिला के 2-3 लोग ही थे। पुजारी जी को मंदिर की झाड़ू लगाते देख अम्मा ने पूछा, तो क्या भगत महाराज भी चले गए? पुजारी जी ने अम्मा को देख के नमस्ते किया और धीरे से बोले, हाँ अम्मा, अब यहाँ कौन रुकेगा? जब तक समझ में आता है तब तक हैं। पूरे 20 साल मंदिर की देखावाली में निकाल दिए, अब क्या होगा इसका? कहते हुए पुजारी जी की आंखें नम हो आईं। अम्मा ने भी कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से महादेव की पुरानी प्रतिमा को देखती रहीं और अपनी सधी हुई आवाज में गाने लगी। उड़ जाएगा हंस अकेला, जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला। अम्मा की कमजोर आवाज में भी इतनी कशिश थी कि रवि भी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मंदिर के चबूतरे पे खड़े होके रवि को पूरा गांव दिख रहा था। इक्का दुक्का घरों से चूल्हे का धुआं उठते देख उसको लगा था जैसे अभी भी बस्ती सांसें ले रही हो। बादल जोर से कड़कने लगे थे। मंदिर की आरती जल्दी खत्म करके पुजारी जी भी चले गए और रवि अम्मा को लेके वापस हवेली में आ गया था। बारिश थोड़ा थोड़ा शुरू हो चुकी थी। रवि ने अपना रेनकोट पहनते हुए कहा, अम्मा चलता हूं मैं। अम्मा का मन किया कि रवि को रोक ले, लेकिन फिर न जाने क्या उनके मन में आया कि उन्होंने उसको जाने दिया। रवि अभी हाईवे पे पहुंचा ही था कि बारिश ने जोर पकड़ लिया। मौसम की होने वाली ये दूसरी बरसात ऐसी लग रही थी जैसे कभी खत्म ही नहीं होगी। अपने बैग को सीने से लगाए रवि अपनी मोटरसाइकिल के इंडिकेटर को जलाते हुए एक इतिहास से निकलकर दूसरे इतिहास की ओर बढ़ गया था। रात भर बारिश से पूरे गांव में पानी 2-2 फीट तक भर आया था। सरकारी गाड़ियां बार बार अनाउंस करती हुई चली जा रही थी कि जो भी गांव में रह गया हो जल्दी से खाली कर दें, पानी ज्यादा बरसने पे बांध खोल दिया जाएगा। बचे हुए लोग ट्रैक्टरों, बुग्गा गाड़ियों और सरों पे अपना सामान लादे गांव को ऐसे छोड़ रहे थे जैसे रिफ्यूजी हों। अम्मा सुनो, मैंने टेम्पो का इंतजाम कर लिया है, अब एक पल भी यहां रुकना ठीक नहीं होगा। लता सुबह 9 बजे ही हवेली में आ गई और घर का पहले से बंधा हुआ सामान उठवा के टेम्पो में रखवाने लगी।
अम्मा शांत सी हवेली की सीढ़ियों पे बैठी हवेली का सामान उठते हुए देखती रहीं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी मंदिर का आखिरी दिया। इस कहानी में अब तक आपने सुना हरिपुर गांव डूबने वाला है। पास में ही एक बांध बन के तैयार हो गया है और उसका उद्घाटन होते ही ये गांव पानी में समा जाएगा। लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, लेकिन गांव में रहने वाली अम्मा जी गांव छोड़ने को तैयार नहीं है। उस रात बारिश बहुत ज्यादा हुई थी और सबको घर खाली करने का हुक्म फिर से हो गया था, क्योंकि बारिश के बढ़ने पर बांध को खोल दिया जाना था। अम्मा जी अपनी हवेली को खाली होते हुए देखती रही थीं। अब आगे लगभग सारा गांव अब खाली हो चुका था। हवेली का सारा सामान जब लता टेम्पो पे लदवा चुकी तो अम्मा ने भूरे को पुचकारते हुए आवाज दी। भूरा मंदिर के चबूतरे से उतर के आ गया था। अम्मा ने उसके गले में पट्टा डाला और काफी देर तक हवेली को देखती रही। फिर हवेली के गेट के बाहर पत्थर पर लिखे नाम सीता कुटीर को अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछा और अपने दोनों हाथ मंदिर की सीढ़ियों के पास जोड़ के प्रार्थना करने लगी। किस टेम्पो में बैठना है लता? अम्मा ने पूछा तो लता ने मजदूरों को पैसा देते हुए जवाब दिया, अम्मा किसी में भी बैठ जाओ, सारे वहीं जाएंगे। इतना सुन के अम्मा भूरा को लेके चुपचाप टेम्पो की ओर चल दी। भूरा ने टेम्पो में बैठने में काफी आनाकानी की, लेकिन अम्मा ने उसको जबरदस्ती बिठा लिया। टेम्पो कई टुकड़ियों में नए हरिपुर की ओर चल दिए थे। मेन सड़क पर ट्रैक्टर, बुग्गे, टेम्पुओं और आदमियों की कतारें उस विस्थापित कॉलोनी की ओर चल दी थी जो सरकार ने इन गांव वालों को बसने के लिए दी थी। हल्की हल्की बारिश में लोगों के रेले को देख के ऐसा लगता जैसे सन 47 फिर से लौट आया हो। बादलों की ऐसी काली चादरें आसमान में बिछ गई थीं कि दिन में ही रात लगने लगी थी। तकरीबन 6-7 घंटे का सफर करके ये काफिला उस पथरीली जमीन पे पहुंच ही गया जहां न सड़कें थीं न बिजली, बस छोटे छोटे लाल ईंटों के डिब्बे नुमा घर खड़े थे। लोग जाके एक तंबू में बने ऑफिस में अपने कागजात दिखाते और कारिंदा उनको उनके डब्बे की चाबी थमा देता। शाम हो गई थी, लेकिन आने वाले लोगों की भीड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे तैसे करके लता ने अपने और अम्मा जी की हवेली के कागजात दिखा के घर की चाबी ले ली थी, लेकिन अम्मा जी कहीं दिख नहीं रही थी। एक के बाद एक घर झांकने के बाद जब लता को अम्मा जी कहीं नहीं दिखी तो उसका मन घबराने लगा। लता भाग के फिर से उस तरफ दौड़ी जहां तमाम टेम्पू लाइन लगा के खड़े थे। बड़ी मुश्किल से उसको वो टेम्पू दिखाई दिया जिसमें हवेली का सामान लदा था। भैया अम्मा जी कहाँ हैं? लता ने कहा तो टेम्पू वाले ने खैनी घिसते हुए जवाब दिया, अजीब बुढ़िया है, यहीं बैठी थी, फिर मुझसे जिद करने लगी तो मैं वहीं गांव में छोड़ के आ गया। लता का दिल धड़कने लगा था। वो बेसुध सी अपने गांव की ओर भागने लगी जो यहां से मीलों दूर था। शुक्र है कि उसको रास्ते में रवि मिल गया था सारी बात बताने के लिए। रवि ने एक पल की भी देरी नहीं की। लता को अपने साथ लेके अपनी मोटरसाइकिल की स्पीड जितनी हो सकती थी बढ़ा दी। तुम फिक्र मत करो, हम जल्दी पहुंच जाएंगे, उसने मोटरसाइकिल चलाते हुए कहा। रात घेर आई थी और बारिश ने फिर से जोर पकड़ लिया था। अभी गांव कोई 4 किलोमीटर की दूरी पे ही होगा कि पुलिस के बैरिकेड दिखाई दिए। किसी ने उनको बताया कि आप आगे नहीं जा सकते, बांध का पानी खोल दिया गया है। पर रवि जिद करके किसी तरह गांव में घुस ही गया। सड़कों पे काफी पानी भराया था। घुप अंधेरे में उसको मंदिर की रोशनी साफ दिखाई दे रही थी। जल्दी जल्दी करके रवि सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गया तो देखा कि अम्मा जी मंदिर के चबूतरे पे बैठी भूरा को सहला रही थी। अम्मा जी! रवि के चिल्लाने पे अम्मा जी ने बस इतना कहा, मैं तो मान गई थी, ये जानवर ही नहीं मानता तो क्या करूं? रवि ने अम्मा जी को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। हिम्मत करके रवि ने अम्मा को ले जाने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया।
बस इतनी सी थी ये कहानी।